देखो तुम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की मर्दा। पहले समझ लो क्लास नंबर कौन सी, 54, भारतीय भूगोल एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। जब मैं एग्रीकल्चर समझाऊंगा ना तो ये क्वेश्चन ना, ये जो सिलेबस पढ़ तो हमें से जीएस फर्स्ट में रहे, ये जीएस थर्ड में जाकर ओवरलैपिंग कर जाएगा, उसका सिलेबस सेम है। सही बात है, इकोनॉमिक्स तो जोड़ते चलेंगे मिसर। इसी के बाद हम आर्थिक भूगोल स्टार्ट करेंगे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम पूरी कृषि समझेंगे। कृषि से रिलेटेड जो भी वर्तमान समय में योजनाएं चल रही होगी, और किसी भी प्रकार का सवाल आ जाना तुम आराम से लिख सकते। सारा खेल तो लिखने का, लिख ही नहीं पाओगे तो क्या करोगे। समझ, आज तक आईएएस में मिट्टी तो कोई सवाल नहीं है। अब तक 2011 से लेकर 2000 अब तक नए पैटर्न पर अब तक भारत की मिट्टी तो कोई सवाल नहीं आया। लेकिन अगर कृषि से संबंधित बहुत सवाल हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर का पूरा यूनिट ना, यूनिट नंबर थर्ड, मतलब तीसरे पेपर में यूनिट नंबर 3 इसी बात की एग्रीकल्चर की पूरी की पूरी। और एग्रीकल्चर यहाँ भूगोल में भी, तो भूगोल में भी काम आ गया हो और उसमें भी काम आएगा, उसमें क्या कहते हैं जीएस थर्ड में, इकोनॉमिक्स में। तो मैं इसे दोनों से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। यानी इसके बाद तुम्हारे कोई भी सवाल इतने वीडियो देख, अब इस पर लगातार सीरीज चलती रहेगी हमारी। एग्रीकल्चर समझो, एग्रीकल्चर का पहला टॉपिक ले लिया हमने, भारत की मर्दा, आज ही खत्म कर लेंगे मिस्टर। इसके बाद हम 50 जो 5 क्लास है ना, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। 2 क्लास में तो भारत की मिट्टी खत्म हो जाएगी। समझ में आया बात है, आज पूरा आराम से खत्म कर लेंगे और तुम सुना भी दोगे, समझ भी लोगे बहुत आसानी तरीके से। अब तुम बढ़ते ही जा रहे, तुम कम नहीं हो रहे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले शायरी सुनाता हूँ, ठीक, लिख के लेके आऊँ। उलझने बढ़ती रही, जिंदगी की उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा। जिंदगी की उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। जिंदगी की उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे पागल हो गया है तू, मैं भी सुनता रहा। लोग कहते हैं पागल हो गया है तू, मैं भी सुनता रहा। और लोगों की बातों को मन में दबाए सपने बुनता रहा। और लोगों की बातों को मन में दबाए सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को जब मेरा वक्त बदलेगा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को जब मेरा वक्त बदलेगा। मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागल लोगों को ही नहीं, ये फिर इन लोगों को ही नहीं, फिर इन पागल लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। समझे? तो अभी तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है सहना। समझ में आया बात ये? ठीक, क्योंकि इसके बाद मिलने वाला तुम्हें बहुत बड़ा गहना। अभी तो जो सुनने जा रहे हैं ना, अभी तो जो कह रहे तो सुनते जाओ। समझ में आई बात ये? कतार बस दिमाग की किसी प्रोफाइल में सेव कर लो जो कह रहा है। तो ये लोग जो रोकते टोकते रहते हैं, लेकिन तुम रुको मत बिल्कुल भी। देखो मैं रुका नहीं, 54वीं क्लास पे आ गया। समझने की बात है, फ्री पढ़ने में मेहनत करता तुम्हारे साथ 54वीं क्लास पे आ गया मैं। और मैं पूरा वादा कर रखा तुम्हें, मैं पूरा सिलेबस समझा कर जब भी जाऊँगा। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी। समझ में आया बात है? आने वाली पीढ़ियों को तुम अपने आप ही सलाह दोगे, जा चुपचाप जा, आशीर्वाद बाबा का वीडियो पढ़ लेगा, कल्याण हो जाएगा। और आईएएस की तैयारी कोई तैयारी नहीं होती कि वैसे ही तैयारी। यहाँ पढ़ने के बाद क्लास में हम अपने सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन करते हैं। ये केवल पढ़ाई नहीं है, ये केवल क्लास नहीं है। क्यों? अगर तुम जहाँ भी तुम्हारी शादी होगी ना, ये सब जो मूल्य तुम्हारे अंदर प्रवाहित कर दिए गए, बो दिए गए बीज तुम्हारे अंदर, ये सब भी वहाँ उकेरे जाएंगे आने वाले जीवन में तुम्हारे। तो इसे केवल तैयारी के लिहाज से नहीं देखो। तैयारी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जीवन बहुत बड़ी चीज़ है। समझ की बात है? वो जीवन में जो काम आगा ना, वो क्लास की सारी बातें काम आगी। जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा ना, वो बेहतरीन एजुकेशन लेके पैदा होगा। समझ की बात है? तुम्हें सब पता होगा इसे क्या क्या करवाना। समझ पाए बात? हंसने क्या बात है? ठीक। उसके बाद जो भी तुम्हारी औलाद पैदा होगी, संतान पैदा होगी, अब तुम एक परिवार चलाओगे घर आगे जाकर, ये समझ जाओ वो भी कुशल परिवार होगा, स्किलफुल होगा वो। तुम किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आई बात? वह अलग बात है किसी को क्या करना हो, लेकिन इससे सिर्फ यूँ नहीं है कि तैयारी से जोड़ कर देखना। इसमें कई सारे डायमेंशन एक साथ जुड़ जाते हैं, कई सारे डायमेंशन। कभी ऐसा होगा कि हम कर नहीं सकते, ऐसा तुम 50 बार तुम निगेटिव होंगे, हमारे बस की बात नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है समय, तो 1000 बार तुम चिल्लाओगे, लेकिन तुम रुकना ही नहीं बिल्कुल भी। आंख बंद करके सोच लो, करना तो यही करना, नहीं करना तो कुछ नहीं करना। समझ में आया बात? है 22 रैंक किसकी आई थी इस बार? 22 रैंक। हाँ 22 रैंक। वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, जोधपुर के अंदर राजस्थान में एक छोटे से गांव में रहा वो। और वो वहाँ तो उठ कर, उसकी माता बहुत अनपढ़ टाइप की, मतलब
तो गांव से उठ कर फिर शहर, और शहर से फिर आगे तैयारी करने के बाद उसने 2017 में तैयारी करनी स्टार्ट करी थी, और 2022 में जो रिजल्ट आया 5-6 साल पूरे लगाए उसने। 16 में तैयारी करनी स्टार्ट करी थी। कॉलेज के रहते रहते 2 साल में तैयारी कर ली थी उसने। पहली बार के में अटैम्प्ट निकाल लिया था उसने ऐसे तैयारी देकर, लेकिन उसे IAS नहीं मिल पाया था। IAS अब बना, अटैम्प्ट देता रहा। जब तुम्हें पूरी नॉलेज हो जाएगी ना किसी चीज़ की, तुम्हें सब मालूम होगा कि क्वेश्चन यहाँ था हर साल फिक्स आना ही आना, ये तय है। क्योंकि तुम एग्जाम को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि तुम्हें किसी से पूछना भी नहीं पड़ने का। हम जब एक ही चीज़ की गहराई में जाते हैं ना तो घातक परिणाम निकल के आते हैं। तुम रात दिन इसे ही पढ़ रहे, समझ रही बात, इसी की जानकारी इकट्ठी कर रहे, इससे रिलेटेड टीचरों को सुन रहे, ऐसी कैटेगरी में रह रहे, ऐसे लोगों से बात कर रहे, तो इसका मतलब तुम्हारे सक्सेस होने की जो परसेंटेज है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। समझ बात है। वही इसी माहौल के लिए तुम लाखों प्रोवाइड कर सकते हो, जाकर दिल्ली में रहो, रूम ले, वहाँ इन्वायरमेंट बनाओ। इससे बढ़िया कि अपना खुद का लॉकडाउन लगा लो, अपने आप को आइसोलेटेड कर लो। समझ में आए बात है। दूसरा और मेन चीज़ तो क्या हो, देखो मेन चीज़ अनुशासन ही हो। समझ में आए बात है। तैयारी में कोई यूँ नहीं है कि क्या इसकी तैयारी तुम कोई टीचर दावा कर रहा कि मैं तुम IAS बना दूंगा, वो बकवास हो, एकदम कोरी बकवास हो। सही बात है, लेकिन मैं दावा कर रहा मैं बना दूंगा, मैं पक्की बात बता रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बात समझ में आई, मैं इतनी मार दूंगा तुम, मैं अपना सारा याद करवा दूंगा। याद करना है तो सारा का सारा खेल। तो ये तो तैयारी, तो मैंने कहा तो IAS तो बहुत छोटी सी बात है। जब तुम आगे पढ़ाई करते चले जाओगे, ये समझ जाओ जैसे जैसे पढ़ाई चले जाओगे तो 1000 रास्ते खुलते चले जाओगे। समझ में आया बात है। मेन चीज़ है नॉलेज, उस चीज़ की नॉलेज। अब आज तुम भारत की मिट्टी के बारे में जान जाओगे, मिट्टी के बारे में जानेंगे तो इससे कल को खड़े होकर किसी मंच पर कहीं भी एक्सप्लेन भी तो कर सकते हो। थोड़ा सा खुद पढ़ लो फिर भी एक्सप्लेन कर लोगे। तो 1000 ऑप्शन है पढ़ने वाले के पास। बस इतनी बड़ी तैयारी की तुमने चुना तो ये तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित वाली बात है कि तुमने इतने बड़े एग्जाम को चुन लिया। समझ नहीं बात है। और तुम्हें तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। समझ आए बात है कि मैंने तुम्हें ऐसी सही एडवाइस दी। मुझे नहीं मिल पाई ऐसी एडवाइस, मुझे 12वीं क्लास के बाद ही बता देता कोई, मैं इधर उधर उलझता ही ना। समझ में आई बात है। लेकिन मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बहुत कम उम्र में इतनी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हुई कि हर एक क्षेत्र की, मैं इसी एक क्षेत्र में जाता हूँ तो इसी एक क्षेत्र की नॉलेज होती है मुझे। अब मैं इंजीनियरिंग में भी चला गया था, इधर भी चला गया था, मेडिकल में धक्के खा लेते, इधर भी उधर भी, चारों डायमेंशन तरह के डायमेंशन, वही नॉलेज मेरा आगे काम आने वाली है। समझ में आया बात है। और तुम्हारी सबसे बड़ी खास पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तुम और चीज़ में ध्यान लगाए नहीं, पूरा इस पर ध्यान लगा रहे। समझ नहीं बात। धीरे 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 इतना तैयार कर लोगे तुम, सब तुम्हारी जुबान पर होगा एक दिन। रात को उठ को कोई चैप्टर का नाम लेगा ना, ये वैसे पे उठ सारा बोल दो कि बैठे बैठे भी इस सर में यही है, काम ही कुछ नहीं है, यही काम है, पढ़ना और बस कोचिंग और टेस्ट, पढ़ना कोचिंग और टेस्ट। समझ में आया बात है। इसके बाद क्या, ऑप्शनल को थोड़ा तमीज से उधेड़ लेना और फिर आराम से बैठ कर शांति के साथ हफ्ते वाइज तैयारी करके, एक हफ्ते में सिलेबस फिक्स हो, एक हफ्ते के बाद तुरंत तैयारी करना ज़बरदस्त तरीके से। एक मेंस का टेस्ट लिखना, एक प्री का टेस्ट, एक मेंस का टेस्ट, एक प्री का टेस्ट, एक मेंस का, एक प्री का। उसमें जो सिलेबस निर्धारित कर दिया जाएगा उसी के हिसाब से आगे चलते रहो। जीवन में कभी मार नहीं खाना है। समझ में आए बात है। टॉपरों को लगातार सुनते रहो। इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी जितनी भी चीज़ है ना, वो सब तुम्हारे काम की। बस एक ही बात याद रखना, पढ़ाई कहा था कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ रहा। समझ में, जिस दिन भी तुम्हारी पढ़ाई में कंटिन्यूटी टूट गई ना, तो समझो तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा, तुम्हारा अब किसी काम में मन नहीं लगने का। समझ में, विपरीत परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। एक साल तैयारी करने का मतलब है इंसान सीरियस हो चुका, उससे पीछे जाना बहुत मूर्खता। अब तो उसे हर चीज़ त्याग देनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। त्याग का मतलब सब मटर गश्ती सस्ती, सब चैट वैट फलाना ढिमका बाबू सोना पौदीना दुनिया सब हटा दो। अब तो जाओ फोकस करके एग्जाम में पूरा का पूरा। समझ नहीं बात है। तो जो भाग गया था ना, अब वो भी वापस आ जाएगा। समझ, आज नहीं तो कल तुम्हारे 1-2 साल बाद ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर तुमसे ना लोग पूछे ना पूछे, अपना तुम्हारी आत्मा तुम तो खुद ही सवाल पूछेगी, अब तुमने करा क्या तो जिंदगी। समझ में आया बात है। क्योंकि धरती पाए कुछ ना कुछ तो करोगे जाओगे अच्छा काम। इससे बेस्ट कोई काम नहीं हो सकता कि तुम दूसरों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। समझ में आया बात है। तो इस बात पर भी ये भी दिमाग में तो फितूर निकाल देना कि तुम कभी किसी की बराबर में नहीं आ सकते। तुम तैयारी करके 3 साल में 2-3 साल में तैयारी करके उन्हीं की बराबर में आगे जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और बाहर से एफर्ट लगा कर पूरी मेहनत करते हैं। 3 साल में मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, NCERT भी, ये भी, वो भी, बायोलॉजी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब। तो तुम्हारा फाउंडेशन इतना ही मजबूत हो चुका। अगर IFSR रिपोर्ट के बारे में उस इंग्लिश मीडियम वाले को बताना तो तुम्हें भी वही पता। समझ गए।
तो दिमाग में तो ये हिंदी इंग्लिश का जो भूत है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोच है। यह बात भी मुझे अब समझ में आई। ना तो कोई हिंदी ना इंग्लिश, हमारे जो स्कूल है ना, हमारा फाउंडेशन है, उसकी गुणवत्ता सही नहीं है यहाँ आसपास। और इंग्लिश मीडियम वाले के जो स्कूल हो ना, उनकी जो फाउंडेशन हो, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। पहले तो बच्चे का बहुत फाउंडेशन बहुत मजबूत बना कर चलते हैं। समझ में आया। दूसरा, कॉन्फिडेंस भी रहना बहुत ज़रूरी हो कि हाँ मैं कर ले जाऊँगी यार, इतना हार्ड दिया, जब मैं इतना याद कर सकती हूँ, मैंने इतना याद कर लिया अब तक, पढ़ती पढ़ती मैं बोर नहीं हुई, समझ आए बात है। तो ये समझ जाना चाहिए कि बोर नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, कि मैं आराम से कर सकती हूँ, उसे मैं बार बार रिपीट करूँगी, इस साल नहीं तो अगले साल, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल बाद आने वाला, हर साल आएगा। समझ में आई बात है। और तुम तैयारी करने के बाद 2 साल बाद 3 साल बाद तुम उन्हीं लोगों की कैटेगरी में गिने जाओगे जो हमेशा इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, उनके बराबर की नॉलेज होगी तुम। समझ में बात है। पहली बार कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हुआ, सारा कंठस्थ नहीं हुआ, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, 100 तो ऊपर 150 तो ऊपर नहीं जा रहे नंबर, मत दो एग्जाम। जरूरी थोड़ा ही ना अगले साल दे लो, लेकिन दोगे जब भी तो फुल तैयारी के साथ। समझ में आया बात है। और जहाँ तक मिले ना एग्जाम की नॉलेज इकट्ठी, एक दिन में नॉलेज नहीं होती, धीरे 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 इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दो। एक बार बस डोर पकड़नी, उसके बाद धीरे धीरे सारे अग जहाँ तक भी नॉलेज मिले खींच लो। तो बस अपने काम का। समझ ही बात है। कोई भी सिखा सके यार, कोई भी। इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहे, इकोनॉमिक सर्वे तुम भी पढ़ रहे, अंतर ही क्या है। समझ ही बात है। इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे, सबसे बड़ी खास बात है तुम तो साधारण भाषा में समझ रहे, तुम्हारा तो IQ लेवल तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। समझ में आया बात है। बस तुम एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, और वो भी आज न कल हम सीख ही लेंगे। रही आंसर राइटिंग की बात, धीरे धीरे तुम 2-3 क्वेश्चन डेली लिख रहे, उसका इतना बेनिफिट होगा ना तुम्हारी ज़िंदगी में। यूँ कहेंगे हमने 1 साल तक पूरा लिखा, आंसर लिखते रहे डेली, इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तुम्हें। एक ज़माना होता तुम पहली बार एडिटोरियल करने बैठे थे, तुम हवा नहीं आ रही थी, 5 घंटे बर्बाद करे थे, और आज 2 क्वेश्चन को फटाफट करके घंटे में निपटा दो, पूरा एडिटोरियल भी देख लो, विश्लेषण कर। अब तो तुम्हें इतना भी अनुभव होगा, ये टॉपिक आया आगे बतागा सबको, आगे बतागा, इसका निष्कर्ष खुद लिख दूँ, चलो एक तरफ। अब तुम्हें इतना भी अनुभव होगा, तो ये क्या है, तुमने समय दिया, समय बलवान हो, समझे। बोला तो उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो गया, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को अपने मन में दबाए, अपने सपने बुनता रहा। अच्छी पंक्तियाँ हैं, समझ में आया। देखो लाइट आ गई, सत्य बात। समझ में आया। अब सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, मिट्टू ले कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले प्री ओरिएंटेड कंटेंट निकालना है, जहाँ तक मेंस में काम का होगा मैं साथ साथ बता चलूँगा। समझ में आया बात। और PCH में जो काम का होगा वो भी, और IAS में जो काम का होगा वो भी, और प्री में जो, और मेंस में बात मैं नहीं करूँगा। इसके आसपास जितने भी एग्जाम है तो सारे खुद ही हो जाने वाले। मेन कंटेंट वही है, पहली प्राथमिकता तुम्हारी IAS है, दूसरी तुम्हारी PCS है। समझ में आई बात क्या। PCS भी तुम प्राथमिकता में रखना। मैं सारा जो कंटेंट हूँ हमेशा UPSC का पढ़ा हूँ, मेरे बस की नहीं आप PCS का, लेकिन वो हो जा रहा है हमसे। वो कितना साधारण हो मैं तो अभी बता सकता हूँ कैसा क्वेश्चन। उत्तराखंड PCS में 2016 में आया था, सवाल पूछ चुका जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। भारत की जो मिट्टियाँ वे कितने प्रकार की हो उनका वर्णन करना, इतना सवाल पूछा है। तो साधारण है। इसके बाद जो क्लास आ गई उसके बाद उसमें सब समझा दिया जाएगा। ऐसे सवाल 50 शब्दों में सवाल पूछा। ये सवाल पूछा जो मैंने तुम्हें बताया भी बोलूँगा 150 शब्दों में। और ऐसे सवाल पूछा हुआ कि जो जलोढ़ मिट्टी का वर्णन करनी, जो जलोढ़ मिट्टी उसके बारे में सब कुछ लिखना, ये 50 शब्दों में। ऐसा क्वेश्चन है, 2-2 3 नंबर में पूछा हुआ। तो ये तो PCS का सवाल था। लेकिन जो हो ना UPSC अगर सवाल बनागा ना, वो पूछा भारत के अंदर जो मिट्टियाँ उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं समय के साथ। समझ ही बात है। जलवायु का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मिट्टी पर, आगा क्वेश्चन। समझ ही बात है। तो ये सर डरना नहीं बिल्कुल भी कि होच पोच, तुम्हें इन सब चीज़ों को फेस करने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे क्वेश्चन तुम घर की मुर्गी तुम्हारे लिए दाल बराबर जैसा होगा, रोज ही देख रहे ऐसा क्वेश्चन आया समझ में कि जलवायु परिवर्तन का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मिट्टी पर। उसके बाद यूँ नहीं पूछा मिट्टी की संरचना कैसी, उसे पता ना ट्रेडिशनल सब हो चुका। अब मिट्टी बदल चुकी, क्यों बदल ली भारत की मिट्टी, कैसे बदली, किसने बदला, उसे किसने प्रभावित कर दिया, जलवायु ने प्रभावित कर दिया। यानी इसे पक्का करके इसे रिलेट करके सवाल पूछेगा। फिर नहीं पूछेगा जो मर्दा का अपरदन हो रहा और वो टूट टूट कर मरुस्थल में परिवर्तित होती चली जा रही, उसका क्या कारण है, मर्दा अपरदन के कारक के बारे में चर्चा करनी। फिर ये पूछेगा इतना ही नहीं बताना, साथ साथ में ये भी जोड़ कर बताना कि मर्दा अपरदन को रोकने के लिए या मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा कौन से प्रयास करे गए।
ये तो सवाल बन जाएगा, समझ में आए बात है। और यही पर्सन जब दिखाई देगा तुम्हें तो बहुत हार्ड दिखाई दे, क्योंकि तुम पर्सन की प्रकृति नहीं समझ पाए। समझ में आए, मैंने कहा मैं एक पर्सन के बाद आज की बात दोबारा पढ़ा नहीं कभी भी, क्योंकि मैं एक बार बहुत ध्यान से बैठूँ उसको पूरा ध्यान लगाएगा, दोबारा नहीं पढ़ता, मेरे बस की बात भी नहीं है दोबारा पढ़ना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन तुम ऐसा मत करना बिल्कुल भी, समझ में ये बात है। मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हुई, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं एक चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ता। समझ में आई बात है, मुझे बहुत मुश्किलात हो पढ़ने में। मैंने कहा यार मुझे पता तो है इसके बारे में, क्यों पढ़ूँ दोबारा। अरे एग्जाम ही उस चीज़ का फिर दोबारा पढ़ो, से बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। लेकिन तुम्हें बार बार ही पढ़ना अगर एग्जाम पहली बार के में निकालना तो। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत चले, पता लग गया कैसे सवाल है, IAS का कैसे सवाल है, PCS का कैसे सवाल है। ये तो बात थी मेंस के सवाल की। अब बात करेंगे पीरी के सवाल की। पीरी का सवाल फैक्चुअल सवाल हो, अगर तुम्हें जानकारी होगी ना तो आराम से ले जाओगे। लेकिन ये हो कि कंसेप्ट के साथ, अगर तुम कंसेप्ट के साथ एप्लीकेशन भी सीख जाओ, कंसेप्ट तो जरूरी है, उसके साथ एप्लीकेशन जो सीख जाएगा वो आराम से सवाल निकल जाएगा। अब कंसेप्ट क्या है, जो बातें बताऊंगा उसे कंसेप्ट, उसका उसे सोच कर दूसरी बात भी सोचने को मिल रही, वो एप्लीकेशन है। आया समझ में, एक तो कंसेप्ट हो तो कंसेप्ट मैं आज पढ़ाऊंगा, जो उसके बाद तुम सीख कर उसे कहीं और जोड़ना स्टार्ट कर दिया तो एप्लीकेशन है। पेपर में आया एप्लीकेशन तो सवाल आओ, कंसेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन भी जरूरी हो, यानी उसका प्रयोग कहाँ कर सको तुम। यार वाकई में अच्छा, भारत के अंदर तो लेटराइट मिट्टी पाई जा रही, लेटराइट मिट्टी पाई जा रही। हमने अंदाजा लगाया हमने कि भारत के अंदर, केरल के अंदर मिर्च मसाले उगा जाते हैं, वहीं क्यों उग रहे। UPSC सवाल पूछा क्या वहाँ की मिट्टी ऐसी है क्या, हाँ भैया मिट्टी ऐसी है तो फिर क्यों ऐसी मिट्टी वहाँ की कि वहीं मिर्च मसाले उग रहे, बीच में क्यों नहीं उग रहे भारत के, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उग रहे मिर्च मसाले। समझ में आई बात क्या, जो वास्को डीगामा आया था वो केरल के अंदर ही क्यों घड़ियाँ लेने आया था, सही बात है नहीं गलत बात थोड़ा ही है। समझ में आई बात है, क्यों वहीं मिर्च मसाले थे, तो मिर्च मसाले ही वहीं क्यों थे, तो जब तक मिट्टी नहीं क्लियर होने की जब बात नहीं क्लियर होने की, इतना कंसेप्ट क्लियर चाहिए, दिमाग में घुस रही बात, फोकस लगा के सुनो सब हो जाएगा। बात समझ में आई, अब मैं समझाऊंगा सारा का सारा फिर सुनूंगा। पहले खास बात है, अगर तुम मिट्टी का अध्ययन करना चाहते हो ना, तो मिट्टी का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं ना उसे इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी। यहाँ जाओगे ना बोलो हैदराबाद में, तो वहाँ कृषि विज्ञान वाले बैठे रहे हैं, और तुम देखना वहाँ से ना लिखा मिट्टी विज्ञान, मिट्टियों का अध्ययन, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा पेडोलॉजी, इंग्लिश का शब्द है पेडोलॉजी। समझ आई बात है, तो जहाँ जिस विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टियों का अध्ययन करते हैं ना उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। हो सकता है ये भी सवाल पूछ लो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जो वनडे वाले एग्जाम हो, वनडे वाले एग्जाम का मतलब एक दिन की परीक्षाएं हो, समझ गए, जिसमें नौकरी मिल जाती है, उसको पूछता है ऐसे सवाल, याद रहेगी बात है। तो बताओ जिस विज्ञान के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। चलो जी नहीं पेडोलॉजी, मेरा मूड नहीं है अभी, समझ में आया बात है, याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत है। तो मिट्टियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी है। सवाल है मिट्टी किसे कहते हैं, मेन चीज तो है मिट्टी किसे कहते हैं। अब मिट्टी का निर्माण कैसे हो, देखो जो चट्टान हो ना, दुनिया में जितनी भी चट्टान हो पूरी पृथ्वी पर, वे चट्टाने ना धीरे धीरे क्या हो, उनमें अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो, अपर्दन की और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो, वे फिर टूटना स्टार्ट होती है, और टूटती है धीरे 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 बालू में तब्दील होती है, उन चट्टानों की हमेशा मिट्टी बनती है, टूट टूट कर बारीक कणों में परिवर्तित हो जाती है, उन चट्टानों की ही मिट्टी बनती है। यस, बात समझ में आई है, जितनी बात बताई मैंने याद रहेगी। अब सवाल लिखना ही पड़ेगा कभी मिट्टी की परिभाषा, तो मिट्टी के बारे में पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समझ में आया बात है। तो जो पृथ्वी हो ना, पृथ्वी के जो सबसे ऊपर का भूपृष्ठ हो, पृथ्वी हो जो उस पर जो भूपृष्ठ हो, या महाद्वीप कह दो, सागर में थोड़ा ही मिलेगी मिट्टी, समझ की बात है, नीचे गहराई में जाकर मिलेगा, उसमें कंकड़ पत्थर मिलेंगे तुम्हें। तो ऐसे लिखेंगे भूपृष्ठ के अंदर जो महाद्वीप हो, महाद्वीप का जो भूपृष्ठ हो और उसकी सब ऊपरी चट्टान हो जिसमें पेड़ की जड़ें धसी रहती है, दोबारा सुन लो, महाद्वीप है पूरा का पूरा, समझ की बात है। महाद्वीप के अंदर ये क्या है, भूपृष्ठ, उसके अंदर पेड़ की जड़ें धसी रहती है, समझ की बात क्या। तो जो चट्टान हो ना, ऊपर की चट्टान हो, महाद्वीप का जो भूपृष्ठ हो उसके अंदर जो चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो, जो ऊपर की जो चट्टान हो जिसमें पेड़ की जड़ें धसी रहती है, उस संरचना को मिट्टी बोलते हैं, उस चट्टानी परत को बोलते हैं मिट्टी। चट्टानी परत हो, चट्टान की बनी हुई हो, याद रहेगी बात है, आसान भाषा में समझ लो। महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को ऊपरी चट्टानी परत ही मिट्टी कहलाती है। दोबारा फिर समझ लो, महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी चट्टानी परत ही मिट्टी कहलाती है, ऐसे कह दो, ऐसे भी कह सको। मिट्टी क्या खास बात हो, यह
पूरा लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यह परत पेड़ पौधों को उगने के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करती है। ये जो परत है ना, जिसमें जो पेड़ पौधे उगने वाले हैं, उन्हें आवश्यक खनिज प्रदान करती है। वे खनिज कौन से, वो भी आज बताऊंगा मैं कौन कौन से। समझ में आया बात? है जो परत होगी ना, ऊपर की जो परत हो या चट्टानी परत, यही उन पेड़ पौधों को उगने के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व प्रदान करती है। ये जो ऊपर की परत है, जो भूपृष्ठ है, जो चट्टानी परत है, समझ में आया बात? है तो मिट्टी क्या है? कुछ नहीं, चट्टानी परत है। क्या क्या है? कुछ क्या काम करती है? जो उसमें पेड़ पौधे उगते हैं ना, उन्हें पोषक तत्व और खनिज प्रदान करती है। याद रहा ये बात है। मिट्टी बताओ क्या है? बता क्या है मिट्टी? बैठी बैठी बता। हाँ हाँ, जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, उन्हें पोषक तत्व प्रदान करती है, उसमें मिट्टी कहती है। याद रही बात? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? मिट्टी का दिन क्या कहलाता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? छोटे छोटे क्वेश्चन, मेंस में कुछ नहीं आने यहाँ तक। अब सवाल है, जब मिट्टी का निर्माण हो रहा होगा, मिट्टी बन रही होगी, तो मिट्टी को निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? आईएएस बनने जा रहे हो, कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे तुम्हें आईएएस बनने में? सबसे पहला पड़ोसी। दुनिया में सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे? लोग इतने साल हो गए ट्यूशन जा रही है, अब तो तेरा ट्यूशन पूरा नहीं हुआ। पहला पॉइंट तो कितने कारक हो गए? पहला कारक पड़ोसी। समझ बात है, वे जान जान को पूछेंगे, तेरी लोंडी रात दिन पढ़ने पर है, कुछ कर रही तो है नहीं। पहला कारक होगा। दूसरा कारक, इसी तरह मिट्टी को प्रभावित करने वाला, जब मिट्टी का निर्माण हो रहा होगा, तुम आईएएस बन रहे होंगे, तो तुम्हारे आईएएस बनने को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? प्रभावित करने का मतलब सकारात्मक तरीके भी हो सके, नकारात्मक तरीके से भी हो सके। समझ में आए बात है? दूसरे नंबर पर रिश्तेदार तुम्हारे। समझ बात है? ये टाइम है टोंडिया इसकी तैयारी कर रही, ये वो फलाना ढिमका, सुनो अच्छा तो ये तो आईएएस बन के दिख, अच्छा हाँ तेरा तो पहला पेपर भी क्लियर होगा दिख, हाँ हाँ पीरी तो होगा, तो उन्होंने कहा ना पीरी होगा, हाँ हाँ मेरा तो होगा पीरी होगा, ये भी हाँ हाँ लगा कहता हाँ होगा मेरा पीरी। अच्छा मेन से लिखा था भी, हाँ हाँ मेन से लिखा है भी, उन्होंने पता भी दूध पीती जागती है। तो दूध कितने कारक हो गए? तीसरा कारक, तीसरा कारक हो गए बाबू सोना। कौन? बाबू सोना। मिट्टी मिट्टी जाल बुनोगे तुम्हारे सामने लाकर, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अरे इनका काम छूट रहा है ट्यूशन का। इनका ट्यूशन का काम छूट रहा है, मैंने कह रहा है हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। एक बंद तो नहीं कर रहा भाई, इसे भाई क्या के फोन काट दो अभी। तो अपना खेल आज ही खत्म कर। समझ तो कितने कारक हो गए? ए समझ में आ रहा है? नहीं यही बात होगी, सही बात है। अभी क्या समझाया मैंने? समझ में आया बात? या तीसरा कारक बताओ, तीसरा कारक। चौथा कारक बताओ, तुम बताओ कोई चौथा कारक जो तुम्हारे आईएएस बनने प्रभावित कर रहा है। पेरेंट्स, माँ बाप। कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जो तुम्हें बूस्ट करेंगे, अधिकांश माँ बाप हमेशा भला ही जाओ, बहुत ही कम होगा जो तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। ऐसा समझ, अगर वे तुम्हें डिमोटिवेट भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी मोटिवेशन छिपा हुआ, उसे मोटिवेशन बना के इस्तेमाल करो। तो ऐसा माना जाता है माँ बाप हमेशा जो टीचर हो वे सकारात्मक तरीके से तुम्हें प्रभावित कर दें। समझ में आया? कितने हो गए? पांचवा कारक, ध्यान तो सुनना, सोशल मीडिया। वो बना भी देगा और बिगाड़ भी देगा। पता लगा था गए थे टेलीग्राम पर, आया समझ में, और टेलीग्राम पर देखने गए थे एडिटोरियल, और एडिटोरियल की जगह किसी और का मैसेज हाय, आया समझ में। पहले तो तुम कौन? मैं फलाना। कहाँ से हो? मैं ढिमका। तुम कौन? मैं मुखड़ा। क्या कर रही हो? एक तो 3 बज गए, एक तो कितने बज गए? हाय 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 करते 3 बज गए। समझ आए? बाद में जाकर पता चला आज तो एनसीईआरटी काम ही नहीं हुआ। समझ आई बात? फिर आए यहाँ से, यहाँ मैंने पता पर्यावरण मंत्रालय का क्या नाम है, समझ आई बात? पर्यावरण मंत्रालय का नाम तक नहीं पता, फिर कान पर चाटे बजे थे। तो आईएएस बनने प्रभावित कर रहा नहीं कर रहा सोशल मीडिया? तो लिमिट में इस्तेमाल करो। देखने को तो गए थे मेरा वीडियो कि मैंने ग्रुप में वीडियो डाल रहा था, और ठीक है, और मैं कहीं घूमने चला गया तो देखने मेरा वीडियो गए थे, ऊपर ऊपर को देखो दूसरा वीडियो, फिर 1 घंटा उसमें भाग गया। उस रील्स ही करने में ऊपर कोई मेरे साथ ऐसा ही हो, चलिए मेरे साथ ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। सही बात है गलत बात है? हाँ बात समझ में आई? तो आज देखिए मिट्टी का जब निर्माण हो रहा होगा तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर
सेल जिसे हम चट्टान कहते हैं, अगर चट्टान अलग होगी, जैसे ग्रेनाइट की चट्टान होगी उससे बनी हुई मिट्टी अलग होगी। समझ नहीं बात क्या? अगर चट्टान में कई सारे पता अवसादी चट्टान होगी उससे मिलने वाली मिट्टी अलग होगी। तो अलग अलग चट्टान तो जैसी चट्टान होगी ऐसी हमारी मिट्टी होगी। यानी एक प्रकार तो मिट्टी के निर्माण में चट्टानों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, सेल कहते हैं या पैतृक सेल भी कहते हैं ना, या चट्टान कह दो या रॉक्स कह दो। इतनी बात बताओ समझ में। आइस बनने में जिस तरह 5-6 कारक बताए, इसी तरह मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक पता कितने? 5 कारक है। पंचों का नाम याद रखना। जब मिट्टी बन रही होगी, मिट्टी कैसे बनेगी? जो चट्टानें ना टूट कर धीरे धीरे भुरभुरी होने लगती है और छोटे छोटे कणों में तब्दील होने लगती है। 0.001 माइक्रोमीटर इनका आकार हो। माइक्रोमीटर इतना छोटा हो, मिलीमीटर तक माइक्रोमीटर मिलीमीटर तक इनका आकार हो, मिट्टी के कणों का आकार, उसे मिट्टी कहते हैं। तुम इतना लिखना मत बिल्कुल भी, कभी वहाँ तुम अपने नोट्स में से भी भरना स्टार्ट कर दो, ये ऑप्शनल की बातें हो। जलवायु सबसे खतरनाक तरीके से प्रभावित करती है, इसमें तमीज से समझाऊंगा। इस वजह ये कैसे देखो, चट्टानें कैसे प्रभावित करती है? इनके अंदर खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं। चट्टानें कैसे प्रभावित करती है? इनके अंदर खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आई बात है? चट्टानें पता लग गया कैसे प्रभावित करती है? चट्टानों के अंदर खनिज मिलेंगे तुम्हें और पोषक तत्व मिलेंगे तुम्हें। जो उसके अंदर मिट्टी के अंदर फसल उगरी होगी ना, या वनस्पति या पेड़ पौधे उग रहे होंगे, उनके लिए उपयुक्त होने चाहिए। ऐसा समझ में? जब इसके अंदर फसल पैदा होगी तो मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो पहले नंबर पर प्रभावित करती है कौन? चट्टान। यह क्या है? सेल। दूसरे नंबर पर जो दूसरा कारक उसका नाम है जलवायु। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक क्यों है? इसे मैं तमीज से डिस्कस करूंगा। रासायनिक क्रिया और सूक्ष्मजीवी क्रिया को नियंत्रित करती है। रासायनिक क्रिया और सूक्ष्मजीवी क्रिया को नियंत्रित करने का काम करती है जलवायु। इसका मतलब समझो क्या है? अगर कहीं तापमान बहुत ज्यादा हो, क्या हो, तो वहां तो पता क्या होगा? जब मैं जलवायु की बात करूंगा ना, तो जलवायु में समझाओ तापमान की बात कर रहे हैं और वर्षा की बात कर रहे हैं। अगर तापमान बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा तापमान होगा, तो मिट्टी के अंदर ना एक क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उसे बोलते हैं केशिकातुव की क्रिया। कौन सी? अब जब केशिकातुव की क्रिया हो, कक्षा 11 में पढ़ा जाए, टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ समझाने के लिए। अब ये केशिका की क्रिया क्या हो या कैसे प्रारंभ हो जाएगी? धीरे 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 जो जल ऊपर उड़ता चला जाएगा, उसका वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, मिट्टी के अंदर तभी ना जो जल होगा, जो भूमिगत जल होगा, वो ऊपर आ जाएगा। और जैसे उसके ऊपर आ जाएगा ना, तो जो राजस्थान होगा, जब सूखा इलाका होगा, जब वहां तो वाष्पीकरण तेजी के साथ हो रहा, तो मिट्टी के ऊपर ना एक तुम्हें चूने की परत दिखाई देगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, व्हाइट कलर की, पूरी मिट्टी के ऊपर। तुम्हें समझ बात किया? कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहां की मिट्टी पूरी तरह लगभग अक्षारीय हो चुकी होगी और वो ना फसलों की हानिकारक होगी। दोबारा फिर समझ लो, इस क्रिया को बोलते हैं केशिका की क्रिया। आसान भाषा में समझाने के लिए मान लो पूरा का पूरा तुमने यहाँ पूरे एरिया में, मेरे हाथ में एक प्लेट है, उसमें पानी रखा हुआ और एक गुद्दा साफ था जिससे बोर्ड साफ करते थे पहले बचपन में, उसे उसके अंदर रख दिया ना, तो जो पानी उसमें ऊपर नहीं चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा केशिका के माध्यम से। समझ? उस पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल जीरो लगता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। केशिका नली में जल के साथ ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर, जैसे पेड़ की तो ऊपर तो ढाड़ी कटती जाएगा, तो पानी में जड़ में डाल था, पानी ऊपर कैसे चला गया? केशिका की क्रिया के माध्यम से चला गया पानी। फल पर पानी कहाँ से आ गया? ऐसे तो है फल में पानी केशिका की क्रिया के माध्यम से, उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो ना, वो जीरो हो, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता बिल्कुल भी, वो जीरो लगेगा। समझ में आई बात है? और यही केशिका की क्रिया ना पृथ्वी से बाहर निकल कर अनंत समय तक हो सकती है। अब मान लो अगर केशिका क्रिया होना स्टार्ट, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हो ना, तो केशिका की क्रिया की ना लिमिट हो, मतलब एक सीमा तक ही चढ़ेगा जल। मतलब गुद्दा सा रखा तुम ना, पानी रखा होता, पानी को सोखता, जो सोखता जिसे बोल रहे हो, गुद्दा सा नहीं होता का वो, ऐसा समझ रख दिया तुमने, पानी को सोखना स्टार्ट कर लगा, धीरे धीरे एक सीमा तक ही जाएगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा पानी। ये पृथ्वी क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। पेड़ के अंदर ना जो फल उसके अंदर पानी चला गया, तुमने करके देखा, आम था उसके अंदर तो पानी निकलेगा। अब कोई पूछने वाला पानी कैसे गया? अब दिन हुआ उसके अंदर तो भगवान घुसा हुआ था। वो भी सही है अपनी जगह, हम अपनी जगह साइंस के साथ साइंस कहता है कि केशिका क्रिया के माध्यम से ना धीरे धीरे उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जीरो हो। जब उसकी जड़ में पानी डाल रहा था ना, तब उसको ऊपर गया। आज दिन को मीठापन कैसा आएगा? वो सेल्यूलोज हो, उसके अंदर मीठापन कैसा आएगा? वो भी सेल्यूलोज हो, साइंस ने भी सिद्ध कर रखा। पढ़ो तो साइंस में, इसलिए बायोलॉजी थोड़ा तमीज से पढ़ो, तमीज से पढ़ना, खोल कर एक चीज नहीं समझ में आया फिर तो पूछ लेना, मैं बायोलॉजी का पूरा ज्ञाता हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताओ केशिका की क्रिया समझ में नहीं आई? केशिका की क्रिया जैसे तुम पृथ्वी से बाहर निकल जाओगे ना, अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे, तो अनंत समय तक स्टार्ट हो जाएगी। केशिका की क्रिया फिर रुकने की नहीं है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, अनंत समय तक चलती रहेगी। समझ में आती है? दूसरे नंबर पर केशिका की जो क्रिया ना, छोटी छोटी नलिका के माध्यम से सारे ऊपर जाएगा पानी जो होगा। ऐसा ही पता क्या हो, जो मिट्टी हो ना, मिट्टी के अंदर क्या हो, केशिका की क्रिया प्रारंभ हो जा, जहाँ तापमान अधिक हो,
जिस जिस क्षेत्र का तापमान में अधिक होगा ना, जैसे राजस्थान का तापमान अधिक हो तो वहाँ केशिका की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे केशिका की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो जो मिट्टी के अंदर ना जो सिलिका हो और जो चूना पत्थर हो वो ऊपर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मिट्टी को बड़ी बड़ी मात्रा में क्षारीय बना देगा। ऐसा में क्षारीय मिट्टी हो जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो। ऐसा में पीएच मान तो पढ़ाई देखो, पीएच मान तुमने 10वीं क्लास से पढ़ा, काम यहाँ आगा बजा। जो तुमने छोटी मोटी छुटर पुटर तुम साइंस पढ़ो ना वो आगे काम आने वाली, वो तुम्हें दिखाई नहीं देती, अप्रत्यक्ष रूप से काम आने वाली। समझ में आया? तो केशिका क्रिया समझ में आई? एक निक्षालन, निक्षालन। अच्छा, जहाँ क्षारीय मिट्टी हो वहाँ फसल उगाना बहुत बहुत घातक काम हो। वहाँ मोटी अनाज वाली जो फसलें हो ना वहीं उग सकती है, जैसे बाजरा हुआ। इसलिए राजस्थान ना मोटे अनाज के लिए बहुत फेमस है। बहुत सारा मोटा अनाज होगा, सरसों होगा, मोटे अनाज समझते हो ना, आया समझ में? मक्का हुआ, ये सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस होगा वो क्षेत्र पूरा का पूरा। समझ में आएगा? तिलहन हुआ, इन सब चीज़ों के मामले में ये गुजरात और जो गुजरात वाला इलाका कुछ हिस्सा और जो राजस्थान का, यही दोनों राज्य बहुत फेमस दिखाई देंगे तुम्हें। समझ में आया? और भी हम धीरे धीरे अगर पर दर पर खोलते जाएंगे। एक समझाना निक्षालन क्या हो। मानो किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही, क्या तुम मुझे बता सकते हो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा कहाँ हो? पश्चिमी घाट में बहुत वर्षा नहीं होती, और वहाँ मेघालय वाला जो भाग वाला वहाँ वर्षा नहीं होती, हो नहीं होती वर्षा। तो इस क्षेत्र में जहाँ वर्षा, जहाँ उड़ीसा वाला क्षेत्र हो वहाँ वर्षा नहीं होती, उड़ीसा वाला क्षेत्र वहाँ चक्रवात वर्षा हो। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी ना, तो जहाँ पानी भर जाएगा मिट्टी में, तो मिट्टी के जो पानी है ना, जो मिट्टी में जो सिलिका हो ऊपर, सबसे ऊपरी परत में ना मिट्टी की, जो सबसे मिट्टी की सबसे ऊपरी परत हो उसमें सिलिका पाई जा, रेत के जो छोटे छोटे कणों से सिलिका बोलते हैं, SiO2 सूत्र हो उसका। आया समझ? जैसे ही पानी भरा रहेगा ना तो जो पोषक तत्व हो ना मिट्टी के अंदर, जो पोषक तत्व हो वो रिस कर नीचे 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 पहुंच जाते हैं। जैसे सिलिका भी नीचे पहुंच जाता, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए थी वो उपजाऊ नहीं होती, फिर वो मिट्टी धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो जा। समझ में ये बात? या क्यों? क्योंकि ना इसमें एक क्रिया प्रारंभ हो जा, उसे कहते हैं निक्षालन, इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग की क्रिया प्रारंभ हो जा। जैसे लीचिंग की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी जिस मिट्टी में पानी भरा हुआ होगा। अच्छा, पानी कहाँ भरा होगा? भारत के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी, और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो? पश्चिमी घाट पर। तो पश्चिमी घाट की जो मिट्टी होगी ना, और केरल पश्चिमी घाट पर नहीं आता, आता नहीं आता। तो केरल के अंदर ना जो मिट्टी पाई जाओ, लेटराइट मिट्टी पाई जा, उसके अंदर ना, समझ में आया बात? या उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो लेटराइट मिट्टी होगी उसमें निक्षालन की क्रिया प्रारंभ होगी, और निक्षालन की क्रिया प्रारंभ होने के बाद क्या हुआ, जो सिलिका की मात्रा होगी वो नीचे चली गई। जब सिलिका की मात्रा नीचे चली गई, उस मिट्टी के अंदर ना जो गर्म मसाले वाली जो फसलें होंगी वे पैदा होंगी, चाय कॉफ़ी इस तरह कर वही पैदा हो, और केरल के अंदर वही नहीं पैदा होती। तो मैंने अभी भी पुरानी समझाया, अभी मैं सारा डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे समझाने को पूरा पहले आदत, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने की आदत है पहले से। तो दो क्रिया समझाई, एक निक्षालन की, एक है केशिका क्रिया। तो केशिका क्रिया पता लग गया जलवायु कैसे प्रभावित करती है। और जैसे ही मैंने बोल के बताया ना, ये सब चीज़ें बातें तुम मैंने नोट्स में लिख ली। समझ में आया बात? या और जहाँ का मैं केरल का भी उदाहरण दिया तो केरल की बातें लिखनी। हाँ, अब वनस्पति में ह्यूमस की मात्रा देखते हैं। अब ये ह्यूमस क्या बोला हो ये भी समझ लो। ह्यूमस पता कैसे प्रभावित करता? ये बहुत खतरनाक चीज़ हो ह्यूमस, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ह्यूमस क्या हो? जो पेड़ पौधे हों, जहाँ जिस मात्रा में, जहाँ अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे उनकी पत्तियाँ टूटकर जमीन पर गिर जाती है, और वहाँ कुछ छोटे छोटे ना जमीन पर गिर जाती है। जब मिट्टी के अंदर बड़ी मात्रा में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव ना उन पत्तियों को ना तोड़ देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, वे पत्तियाँ सड़ जाती है, गल जाती है। आया समझ में? और उसमें बहुत सारे जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी में बहुत सारे जैविक पदार्थ जिसमें जीव हो, जिसमें DNA रहा हो कभी किसी जमाने में, जो सजीव रहा हो, ऐसे ऐसे जीव भी वे भी मर गए होंगे मिट्टी में भी दब गए होंगे, कीड़ी मकोड़े बहुत सारी चीज़ होंगी। अब पत्तियाँ भी, वनस्पतियाँ भी होगी, दब गए मिट्टी में, और मिट्टी में नीचे दब चुके तो मिट्टी में मिल जाते हैं सारे सारे। ऐसे ही हम जो वनस्पतियों के और जैविक पदार्थों के जो सड़े गले पदार्थ हो और जिनमें विजन की क्रिया या अपघटन की क्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रारंभ हो जाती है, उसकी मात्रा कोई, इनकी वनस्पतियों की, सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा, समझ आएंगे, वनस्पतियों की और जो जैविक पदार्थों की जो मात्रा जो सड़ जाती है, गल जाती है, उस मात्रा को हम ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा पता कहाँ पाई जाएगी? जो पर्वत हो उस क्षेत्र में पाई जा, क्योंकि पर्वत पर पता क्या हो, सारे में वन वन ही हो। मैंने पता नहीं 60% हिस्से पर वन वन पाई जा, वो तुम अंदाजा लगा लो। तो वहाँ ह्यूमस की मात्रा जो पर्वतीय क्षेत्र हो उसमें ज़्यादा पाई जाएगी मिट्टी में। बात दिमाग में घुस रही? जो मैं यहाँ स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना, ये बड़े काम का। जब वहाँ क्वेश्चन, जब नोट्स तो क्वेश्चन नहीं आता ना, तो फिर ये कंसेप्ट काम हो जो मैं बता रहा हूँ क्लास में खड़ा होगा। जब नोट्स तो क्वेश्चन नहीं आता ना, तो ये कंसेप्ट काम होगा। क्या बताया था? ह्यूमस की मात्रा पता लगा कहाँ पाई जाएगी? ह्यूमस क्या हो? हाँ, वनस्पतियाँ हो जो सड़ी गली वनस्पतियाँ,
और जो मिट्टी के अंदर बड़ी मात्रा में क्या पाया जा, जैविक पदार्थ पाए जा। अच्छा, जैविक पदार्थ क्या हो, जिसके अंदर किसी जमाने में कभी कभी सांस या प्राण तो रहे होंगे, वो कीड़ा भी हो सके, मकोड़ा भी हो सके, पत्ता भी हो सके, पेड़ पौधा भी हो सके, वो मिट्टी के अंदर मिल चुके, सड़ चुके, गल चुके, उनकी सबकी मात्रा ही ह्यूमस की मात्रा कहलाती है। ह्यूमस कहलाती है। पता लग गया ह्यूमस? अगर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी ना तो मिट्टी अच्छी कहलाएगी, अगर कम होगी ना तो बेकार कहलाएगी। अब पर्वतीय मिट्टी ना इसलिए उपजाऊ हो, पता क्यों उपजाऊ? उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा हो। अच्छा, उसमें ह्यूमस की मात्रा क्यों ज़्यादा हो? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे की मात्रा हो, ज़्यादा हो पेड़ पौधे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने लगूँ, उत्तराखंड के अंदर पेड़ पौधे ज़्यादा और यूपी के अंदर पेड़ पौधे कम, समझ में आई बात है? तो यूँ बताओ, उत्तराखंड में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी, यूपी में ज़्यादा होगी? तुम्हें कैसे पता लगा? तुमने अंदाजा लगाया पेड़ पौधे, तो इसलिए यहाँ एप्लीकेशन काम करा। अगर तुम ऐसे सोच सको ना तो ये एग्जाम तुम्हारे जैसा, तुम्हारे लिए एग्जाम ही हो, ऐसा सोचने वाला चाहिए उसे। यूँ नहीं है कि मैं रटवा दूँ लिखवा दूँ उत्तराखंड और यूपी सारा लिखवाना स्टार्ट कर दूँ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा इस तरह। समझ में आई बात है? क्योंकि तुमने विश्लेषण कर लिया, इसलिए वही तो चाहिए उसे। भूमिगत जल ये भी प्रभावित करेगा। ये क्या करेगा? मिट्टी को नमी प्रदान करने का काम करेगा। अगर ग्राउंड भूमि में नमी नहीं होगी ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसा हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र हो वहाँ गन्ने की फसल बढ़िया हो, क्योंकि भूमि में नमी जाती है 24 घंटे। जो खाद्यरक क्षेत्र हो, जैसे तराई क्षेत्र बोल रहे हम, खाद्यरक क्षेत्र तो नीचा हो, तराई क्षेत्र पानी भरा रहा हो, वहाँ गन्ने की फसल हो। जैसे हमारे यहाँ उधम सिंह नगर में, उत्तराखंड के नीचे इलाकों में चले जाओ तो यहाँ उधम सिंह नगर में तराई पानी भरा रहा हो, पानी भरा हुआ तो तराई क्षेत्र होगा, तो मिट्टी फसल हो। क्यों? क्योंकि भूमि के अंदर नमी पड़ी हुई तो पानी कम देना पड़ेगा खेतों में। जब पानी कम देना पड़ेगा, इसका मतलब मिट्टी उपयुक्त होगी, इसका मतलब मिट्टी को प्रभावित करता। तो भूमिगत जल भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता। समझ में आई बात? तीसरा 5वें नंबर पर सूक्ष्म जीव, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। यही तो जो वनस्पति को सड़ाने का गलाने का काम करेगा। आया समझ में? मिट्टी में वनस्पति और जीव हो ना, जो वनस्पति जीव अवशेष हो, जो उन्हें सड़ा गला कर ना उसे तोड़ने का काम करते हैं, उससे भी मिट्टी का निर्माण हो। मान लो बहुत सारे पत्ते थे, टूट कर कहाँ जाएंगे? मिट्टी में तो जाएंगे, उनकी तो मिट्टी बनेगी। फिर चट्टान होगा, उसकी तो मिट्टी बनेगी। समझ आई? काम कौन करेगा ना सड़ाने का? सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया। ये बात मुझे बता दो, समझ में ही नहीं आई। कहने को तो छोटा सा इतना कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो मैंने इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताना वो बड़े काम का। समझ में आया बात? तो तुम छोड़ना मत बिल्कुल भी, उसी वही कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। अब मैंने पहले समझा रखा, अगर मैं अपने पढ़ाने पर जाऊँ ना जियोग्राफी को तो सिर्फ को जाएगा। समझ नहीं बात? है कहाँ को जाएगा? अभी तो यहाँ को जा रहा हो कम से कम। कहाँ को जा रहा है? यहाँ को जा रहा है, यहाँ को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है? कहाँ को? मुझे लगा तेरे माथे को जा रहा है। याद रहा ये बात? है अब सवाल है कि मिट्टी बनी कहाँ है, सब ये बता दो। मिट्टी को बनाने में कौन कौन से तत्वों का योगदान है? अगर मैंने इतनी सारी मिट्टी ले ली, उसमें क्या क्या इतनी सारी मिट्टी ले ली। बचपन में देखा जो छोटे छोटे थे, जब गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे तो मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तुमने बनाए हुए? बनाए नहीं बनाए मिट्टी के? तो मिट्टी में खेलने का शौक हो सबको, अच्छी बात है। भारत की मिट्टी के लिए खुशबू हो, चुप। तो उस मिट्टी को हाथ में ले लिया तुमने, तो उस दुनिया में प्रत्येक चीज़ किसी न किसी तत्व, हर चीज़ तत्व तो मिलकर बनी है। मेरा फोन भी, तुम भी, मैं भी, हर चीज़ तत्व तो मिलकर बनी हुई। मेरे अंदर ये है ना, शरीर है मेरा, ये कोशिका का बना हुआ। और कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, डीएनए होगा, कोशिका द्रव्य होगा, कोशिका भित्ति होगी, पता नहीं उसके अंदर भी क्या क्या है। उसके अंदर डीएनए होगा, फिर उसकी डबल एक्सिल संरचना होगी, उसके अंदर जीन पाए जाएंगे, उसके अंदर माइक्रोकाइंडिया पाई जाएगा, फिर ऊर्जा उसके अंदर भरी रहेगी, पता नहीं क्या क्या, राइबोसोम पाया जाएगा। समझ में आया बात? और उसके अंदर भी फिर एक तत्व पाया जाएगा जिसका नाम है नाइट्रोजन, फिर प्रोटीन भी पाया जाएगा, पता नहीं यार क्या क्या उसके अंदर। तो एक कोशिका देख के नहीं, जाने नहीं, पहचान नहीं, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या भर दिया इन्होंने। तुम भी सोच रहे होंगे पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी, ठीक। जो सोच रहे हैं मजबूर कर देना वही टीचर है। तेरे ध्यान क्लास में नहीं है, लेट भी आ रही तू, या उम्र बहुत संवेदनशील उम्र हो। तो एक मिनट, हमने इतना सारी मिट्टी ले ली, उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व होंगे। तो कौन कौन से तत्व जो मिट्टी का निर्माण करते हैं, मिट्टी के संगठन में कौन कौन से तत्वों की भूमिका हो सकता है, ये सवाल पूछ रहा। इतना तो याद रहना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज मिलेगी मिट्टी के अंदर। आज जानते हैं मृदा के निर्माण का संगठन। सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिट्टी के अंदर खनिज पदार्थ पाया जा। अब तुम्हें मैं समझाऊं खनिज पदार्थ कौन से हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, CaCO3, बचपन में साइंस में पढ़े जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी तो खनिज है, ऐसा समझ। चिली सोल्ट पीटर हुआ, बहुत सारे पदार्थ हो, सही मत। कली मिट्टी, चीनी हुई, बहुत सारे पदार्थ। मैंने तुम बचपन में बहुत सारे पदार्थों के नाम लेके, तांबा निकाल कर लेके आते हैं, चट्टानों से निकाल कर लेगा, चट्टानों होती तांबा। तो बहुत सारे जो खनिज पदार्थ, यही तो खनिज पदार्थ है।
और खनिज तो हम अयस्क बनाओ, अयस्क से फिर धातु बनाओ, सब चीज मिट्टी तो मिलनी। इसलिए गांव में लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं बेटे मिट्टी का शरीर है, मिट्टी बन जाएगा। समझ आई बात है? तुम्हारा शरीर भी लास्ट में जाके क्या बनना? मिट्टी। गाना सुना किसी? मिट्टी दी खुशबू आई। किसका गाना हो? अभी आपने तो सुना। खनिज पदार्थों की सुन लो, जो मर्दा का जो संगठन है ना, उसमें जो खनिज पदार्थ उनकी अधिकता पाई जाती है। मर्दा का जो संगठन है उसमें खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। पूछो मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो? खनिज पदार्थ। सिंपल। मिट्टी के अंदर ना जल भी हो, बिना जल के तो मिट्टी बन ही नहीं सकती, लेकिन 25% हो। मिट्टी के अंदर वायु भी हो, यस। देखा नहीं, मिट्टी के अंदर जब वायु नहीं आती, जो मैग्रोव बनते कैसे निकल गए थे बाहर? स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप कैसा? कौन? ये काजल अब फिर तुझे भेज देंगे। आ जाओ आगे चलो, चौथे नंबर पर चुप। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, सबसे कम मात्रा में इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ हो, जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो। मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी हो। एक आधे कार्बनिक पदार्थ का नाम बता दो चलो। मीथेन CH4 मिट्टी के अंदर पाया जाए बड़ी मात्रा में। जो धान के खेत हो ना उसमें तो निकला मिट्टी के अंदर थी CH4 मीथेन। और बताओ जो कार्बनिक पदार्थ हो? CO2 भी तो कार्बनिक पदार्थ थी। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाओ शाबाश, केमिस्ट्री बढ़िया आपकी। और बताओ? बेंजीन भी हो गया। बेंजीन, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन बेंजीन हो तो मिट्टी खराब कर देगा। लेकिन कह सकते हैं मैं भी नहीं पूछा, कार्बनिक पदार्थों के नाम पूछ रहा हूँ। और बताओ कार्बनिक पदार्थों के नाम। बस इतनी छोटी साइंस। सूत्र बताओ कार्बनिक पदार्थ का। क्लोरोफॉर्म भी तो होगा भैया। हाँ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। आज समझ, जिसमें गुंडे उस रुमाल पर डाल ले, अनु करके अपहरण कर ले। हाँ, सुंगाने तरीका से उसका अपहरण कर ले। बेहोश करने वाली गैस हो जो क्लोरोफॉर्म, CHCl3। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ वे भी 5 से लेकर 10% हो। अगर पूछा ना कि मिट्टी के अंदर सबसे कम मात्रा में क्या हो? कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा सबसे कम हो। 4 ऑप्शन देकर चलो बोलो निम्नलिखित में से मिट्टी के निर्माण में सबसे कम किसकी भूमिका है? ह्यूमस की। सबसे ज्यादा किसकी भूमिका? खनिज पदार्थों की। आज समझ, मिट्टी में खनिज ही खनिज। जो सोना जो निकल के आ रहा है, चांदी निकल के आ रहा है, सोना, बहुत सारी धातुएं निकल के आ रही, बहुत सारी धातु। सोना चांदी स्वतंत्र अवस्था में पाया जा, बहुत एल्यूमिनियम, वो बॉक्साइट तो नहीं मिलता। और बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? चट्टानों में। और चट्टानों के टूटने के बाद क्या बननी? मिट्टी। और सारी चीज क्या है? मिट्टी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलावा? पेडोलॉजी। चलो जी, नहीं पेडोलॉजी, ठीक, याद रहेगी बात या? अच्छा, मिट्टी कहते हैं किस? जो महाद्वीप हो ना, जो उसका भूपृष्ठ हो, उसमें जो चट्टानी परत हो, चट्टानी परत जिसमें पेड़ पौधे उग जाते हैं, और पेड़ पौधों को उगने के लिए खनिज पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसको मिट्टी कहते हैं। याद रहेगी बात है? एक बार अपनी आसान सरल भाषा में बैठते बैठते दिमाग में इसकी परिभाषा दोहरा लो। क्या बताया? अच्छा, ह्यूमस तो पता लग चुका ना, ह्यूमस क्या हो? जो मिट्टी में ना वनस्पतियां तथा जीवों के सड़े गले अवशेष, मिट्टी के अंदर वनस्पतियों के और जीवों के सड़े गले अवशेष जो टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उन अपघटित करने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या हो? जीवाणु हो या कवक? क्या तो जीवाणु होगा हो या क्या होगा? कवक होगा। उससे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। दूसरी भाषा में बैक्टीरिया। आया समझ में? मिट्टी के अंदर ह्यूमस बनाने का काम यही करे। अब एक सवाल पूछा जाएगा तुमसे, याद रखना बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें। जहां भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहां पाया जाए? जैसे या परत हुई हमारी, ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा होगी, ठीक, ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा इतना, इसे हम 30 डिग्री अक्षांश मान लो, 30 नहीं 23.5 मान लो। चलो, ये बीच का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होने का, ऐसा माना जाता है। ह्यूमस की मात्रा सबसे कम पाई जाए। नोट में लिखवाया मैंने, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम पाई जा। समझिए बात? जैसे लेटराइट मिट्टी हो, लेटराइट मिट्टी ने केरल के अंदर पाई जा। और जब केरल के अंदर पाई जागे ना, तो वहां जो पेड़ पौधे हो ना, पत्तियां बड़ी कम मात्रा में दिखाई देगी तुम्हें, इतनी ज्यादा मात्रा में दिखाई देने की वहां से। तो मैंने कहा क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रही है ना, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास आ गया ना, तो ये समझ जाओ वहाँ ह्यूमस की मात्रा क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। तापमान अधिक होने के कारण ना वहाँ पेड़ पौधे इतनी ज्यादा पनप नहीं पाते, भले ही वहाँ वर्षा होती है। समझ में आई बात है? बस इतनी बात तो याद रख सके, आगे मैं सिद्ध कर दूंगा तुम इस बात को।
कि जहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा ना, विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा, वहां ह्यूमस की मात्रा हमेशा कम पाई जाएगी। समझ में आई बात है? जैसे मैं तुमसे पूछने लगा, चलिए भैया दक्षिण भारत हमारा, और यहां हम इस क्षेत्र में कहने लगे ये कौन सा क्षेत्र? केरल। ऊपर का हिस्सा कौन सा? कर्नाटक। उससे ऊपर कौन सा? महाराष्ट्र। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो तुम बता सकते हो कौन से क्षेत्र के अंदर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होगी? ऊपर वाले क्षेत्र में। विषुवत रेखा के पास सबसे कम ह्यूमस की मात्रा होगी। इसका मतलब केरल के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होगी, और कर्नाटक के अंदर थोड़ी ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी महाराष्ट्र के अंदर। इस बात से यही निष्कर्ष निकल रहा। तो इसे कहते हैं कॉमन सेंस। क्या बोलते हैं सर? अरे कहीं का कॉमन सेंस है, सारा बता ही दिया। कॉमन सेंस तो जब होता है जब अपने आप उत्तर देते हैं, इसका समझ में आया बात है। याद रहेगी बात है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ना ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जो दलदली मिट्टी होगी ना, जिसे पीठ भूमि बोलते हैं, पीठ भूमि, ये दलदली मिट्टी होगी, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसी बात को तुम देख सकते, दलदली मिट्टी कहाँ पाई जा? जहाँ खारा जल पाए जा और कीचड़युक्त मिट्टी हो, और उसमें तो मैग्रोव वन निकला हो। और जो दलदली मिट्टी हो ना, उसमें मैग्रोव वनों की दिखता पाई जा, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे कम हो, सबसे ज्यादा होगी। समझ में आई बात है? तो बताओ, भारत के अंदर जो सुंदरबन का डेल्टा, वहाँ मैग्रोव वन नहीं पाए जाते सबसे ज्यादा, तो उसके अंदर उस मिट्टी में जो हो वो ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा नहीं होगी। याद रही बात है? तो दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। ये कुछ छोटे छोटे नोट्स काम आने वाले, तुम सब लिख लेना है। इतनी बात बता दो, समझ में ही नहीं है कोई दिक्कत। अब पीटी का फैक्ट काम के आने वाला, और दूसरा तुम्हें थोड़ी साइंस की भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि पीटी में आजकल साइंस के और जो सोशल साइंस की रिलेट करके सवाल पूछा, बड़ा बदतमीज। समझ बात है? ठीक, लेकिन हम उसके भी क्या है? पप्पा। कौन हम? बोल पापा। मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह। ठीक मर्दा के पोषक तत्व इधर लिखे हुए उनके कार्य। मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाएंगे, बचपन से लेकर आते पढ़ रहे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन। मैडम ने चटा मार के 30 तक याद करवाए थे। अच्छा मैंने याद करवाए थे क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम क्या है? क्या बीमारी है? तत्व। मैंने हाथ बताया था तुम, पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी हुई। मेरा हाथ, मेरा पैर, चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने कहा पूरी दुनिया तत्वों की मिलकर बनी हुई। बताया था नहीं? तो मिट्टी भी तो तत्वों की मिलकर बनी हुई होगी, तो मेरी मिट्टी में तत्व। अभी कक्षा 7-8 में पढ़ाया जा, फास्फोरस का क्या काम हो, नाइट्रोजन का क्या काम हो, उसमें साइंस में तुम 7-8 में पढ़ते हैं तुम, इसलिए तो साइंस की साइंस पढ़वा रहा हूँ तुम, समझे? चलो हम देखते हैं, जो मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व 11 पोषक तत्व, इनके मैं काम भी बताऊंगा तुम, बहुत काम का होगा। छोटी सी साइंस है लेकिन बड़े बड़े काम की, अग भी तुम्हें जोड़ने में काम आ गया। एक फास्फोरस का नाम सुना होगा तुमने? जो फास्फोरस हो ना, फास्फोरस का काम पता क्या हो? वो मिट्टी के अंदर पाया जाएगा, मिट्टी के अंदर पक्का पाया जाएगा। अब भारत के अंदर जितनी मिट्टी ना, सबके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीनों की कमी। मिट्टी के अंदर 3 पोषक तत्व बड़े खतरनाक हैं, NPK जिसे बोलते हैं। यूरिया का कट्टा लेगा होगा, नहीं यूरिया कट्टा लेगा होगे, उसके अंदर तीनों लिखा मिलेगा तुम्हें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। भारत की मिट्टी के अंदर तीनों की कमी, याद रखना बात। या खासकर इन 2 की तो पक्का मिलेगी, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। अच्छा फास्फोरस मिट्टी के अंदर हो, देखो मर्दा के पोषक तत्व, मिट्टी के पोषक तत्व, मिट्टी के अंदर फास्फोरस पाएगा। उसका काम पता क्या हो? जड़ों का विकास करना। जो पौधे हो ना मिट्टी के अंदर पनपते हैं, उसमें फास्फोरस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो, जड़ों को विकास करना। जड़ नीचे खींच कर लेके जाओ ना, वो फास्फोरस ही हो। क्या अब तक तुम्हें यह बात पता थी? लेकिन अब पता लग चुकी ना, हो सकता है भविष्य में कभी सवाल पूछ ले। क्या साइंस से रिलेटेड सवाल मैंने पहले बताया था तुम्हें। फास्फोरस का काम जड़ों का विकास करना हो। मिट्टी के अंदर देखो, मिट्टी जहाँ तुम जाओगे मिट्टी दिखाई देगी। हाथ में लेकर देखा, मिट्टी है, पौधा खड़ा हुआ, पौधे के नीचे जड़ भी निकल रही। जड़ों का विकास करा कि ना, जड़ बढ़ती नहीं जा रही, फैलती नहीं जा रही, किसने करा? फास्फोरस। दूसरा, पौधा जैसे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 सूर्य तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। वह ऊर्जा धीरे धीरे हम CO2 छोड़ देंगे, वो CO2 भी ग्रहण करेगा, उस अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी करेगा। वह सारी एनर्जी मिट्टी में जाकर स्टोर हो जाएगी नीचे, और जब मिट्टी में जाकर स्टोर हो जाएगी, मिट्टी के अंदर कहाँ इकट्ठी होगी? फास्फोरस में। फास्फोरस का ही काम है ऊर्जा को संग्रहण करना, ऊर्जा का इकट्ठा करना ऊर्जा को। दूसरा, फलों को पकाने का काम आओ, फल जल्दी पक जाएगा। कैसे पकेगा? इस बात को तुम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? जब किसी के यहाँ खेत में फसल नहीं उग रही, जल्दी नहीं उग रही, तो उसमें खाद डाल दिया जाएगा। और खाद के अंदर पता क्या हो? बड़ी मात्रा में पोटेशियम हो, सॉरी फास्फोरस हो। जो फास्फोरस खाद का अगर टन डाल देते हैं, फसल हो, खाद डाल देंगे तो फसल जल्दी बढ़ जाएगी।
तो उसमें क्या हो, उसके अंदर बड़ी मात्रा में फास्फोरस पाया जाएगा, और फास्फोरस क्या जाएगा, फलों को शीघ्र पकाने का काम आएगा, फसल जल्दी बढ़ जाएगी तुम्हारी, गेहूँ जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे तुम्हारे। समझ आई बात है? इससे निष्कर्ष निकल रहा, समझ आई बात है? कहते नहीं कौन सा यूरिया का टखा रखा गया ना, जो बड़ा होता चला जा रहा है। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो भी जीवित चीज होगी ना, जो भी जीवित चीज होगी, जीवित कोशिका होगी, जीवित कोशिका समझते हैं ना, उसके अंदर पक्का जीवित हो चाहे मृतक कोशिका हो, उसके अंदर नाइट्रोजन ना होगा। जो भी सजीव चीज रही होगी किसी जमाने में, पेड़ पौधे हो, जंतु हो, जानवर हो, मनुष्य हो, ये सब जीवित है, सबके अंदर न बड़ी मात्रा में डीएनए, और डीएनए के अंदर न जो डबल हेक्सिलिक संरचना हो और जिस तत्व की बनी हो ना, उसका नाम नाइट्रोजन ही हो। समझ आई बात है? और नाइट्रोजन क्या करेगा, जब तक ना हमारे शरीर क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर नाइट्रोजन तत्व मौजूद हो, वो नाइट्रोजन तत्व ही वृद्धि कर रहा है। तो पेड़ पौधों के अंदर जो वृद्धि करने का काम करता है ना, वो भी नाइट्रोजन ही करता। मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे बड़े होते चले जाते हैं, इनकी वृद्धि में जो काम करता कौन करता? नाइट्रोजन वृद्धि का काम करता। दूसरा, प्रोटीन का उत्पादन भी ये करेगा, प्रोडक्शन प्रोटीन का वो करेगा। कैसा? वो साइंस में, जब तुम साइंस पढ़वा रहा हूँ सब पता लग जाएगा उसमें, इसलिए जान पूछो कनेक्ट करिएगा। समझ नहीं बात है कि प्रोटीन क्या हो, प्रोटीन क्या हो, सब पता लग जाएगा तुम्हें। वृद्धि, प्रोटीन का क्या हो जाएगा? उत्पादन। कौन करेगा? नाइट्रोजन। दो तत्वों का काम समझ में आया नहीं आया? दिक्कत हो रही है तक? नाइट्रोजन का काम पता लग चुका। हर जीवित चीज के अंदर नाइट्रोजन पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा? जो लोग बहुत साल पहले जो हड्डी टूट कर चाड़ों में पड़ी होगी, उसके अंदर डीएनए होगा, नहीं होगा? होगा। उसका डीएनए होगा तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। अब मैंने बात तुम्हें पर्यावरण में पढ़ाई, उसे जलाने पर NO2 गैस निकलती, नाइट्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? NO2 बना लेगी, और हानिकारक गैस होगा। बताया उसमें सब सारे सब्जेक्ट। यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, जो डिजाइन करा है, जो पढ़ने वाला बच्चा उसे इंटरेस्ट आएगा, पूरा कनेक्ट करता चला जाएगा, सब चीज़ें अपने ऑटोमेटिक। कभी कभी तो तुम पढ़ते रहते होंगे, और पढ़ते पढ़ते ना जो मैंने समझाया होगा उसे तुरंत कनेक्ट कर लेते होंगे, और तुम बहुत खुशी से महसूस होती होगी इस तरह करेगा। तो यूपीएससी का जो सिलेबस डिजाइन करा है ना, वो साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करा। उन लोगों को सलाम और प्रणाम भी है, सादर प्रणाम। कैसा? पोटेशियम के बारे में सुन लो। पोटेशियम क्या रहा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम आ गए, प्रतिरोधक क्षमता तथा पानी की उचित अवशेष। सुन लो, आसान भाषा में समझो। अच्छा ये बताओ, मच्छर किस चीज़ के यहाँ हो रहे घर में? जब फैन बंद कर दो तो मच्छरानी स्टार्ट हो जाए। मैं तो ऐसे ऐसे मच्छरों को भी जानता हूँ, इतने बदतमीज फैन चला रखा तब भी आ रहे। समझ नहीं बात है? एक जमाना था हम मोर्टिन जलाते थे, ये जानकारी किसे है? अब भी चल रही है। उसका नाम था कछुआ छाप, मोर्टिन का नाम कछुआ छाप था। अब गुड नाइट वाली आ चुकी। समझ नहीं बात है? जब हमारा जमाना था ना, हमारे जमाने में कछुआ छाप मोर्टिन जला रहे हैं। अब पता क्या हुआ, जो मच्छर था ना, मच्छर, उस मच्छर के अंदर ना अब इतनी मच्छर, जब पहले हम कछुआ छाप जलाते थे, मोर्टिन जलाते थे, तो मच्छर उड़ता था, उसका धुआं सूंघता था, और सडन धीरे धीरे वहाँ तो दूर भाग जाता, फिर उस क्षेत्र में कभी नहीं आता मच्छर। अब मच्छर को ना, मच्छर के जो शरीर के अंदर कोशिका, उसके अंदर ना ऐसी प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो चुकी, वो उस मच्छर ने उसी माहौल में रहना सीख लिया। आया समझ में? इसे बोलते प्रतिरोधक क्षमता। पता लगा? प्रतिरोधक अक्षमता। समझ नहीं बात? या तो रोग तथा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम आता पोटेशियम। अगर पेट में कोई रोग लग गया ना, मिट्टी में कोई रोग लग गया, तो समझ जाओ पोटेशियम का वही काम होगा, उस रोग को दूर भगाएगा मिट्टी में। हमारे यहाँ भारत के अंदर जो मिट्टी है ना, इन तीनों तत्वों की कमी हो रही है इसमें। हमारे यहाँ की मिट्टी खराब होगी जब तक हरित क्रांति हुई, जब तक उसके अंदर हमने केमिकल डाल ले। तो यहाँ जो प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम होता ना, ये पोटेशियम था, नाइट्रोजन था, और ये फास्फोरस था। हमारे यहाँ मिट्टी में इन तत्वों की कमी होगी। हरित क्रांति ने तीनों तत्वों को कम कर दिए। भारत की मिट्टी में तीनों तत्वों की कमी समस्या। अब हमारे यहाँ जीव तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उत्पादन में हम पीछे। अगर उत्पादन पीछे रहेगा ना, तो सब कुछ पीछे हो जाएगा। अब बताने की जरूरत नहीं, आगे मैं बोलूँगा तो मेरा मुंह खुलवाओगे तुम। उत्पादन, आय और व्यय। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के तीन पहलू। आय समझ में? तो देश के जितने रुपए का उत्पादन होगा, इतने रुपए की इनकम होगी। इसका मतलब देश का जीडीपी को प्रभावित करेगा। समझ में आया बात है? तो भारत की मिट्टी में तीनों की कमी होगी इनकी। जो हरित क्रांति कभी किसी जमाने में हमारे यहाँ 1967 के आसपास हुई थी, हमने अपने लिए पैदा कर दी ताकि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सके, वो हरित क्रांति हमारे लिए अब अभिशाप बन चुकी। यही सवाल पूछ लिया यूपीएससी ने कि हरित क्रांति हमारे लिए अभिशाप क्यों बनती जा रही है। आए समझ में? नहीं तो हम 1967 से पहले ना, 1962 के आसपास हम दूसरों से गेहूँ मंगाते थे, चावल मंगाते थे। आज गेहूँ और चावल इतने हमारे यहाँ एफसीआई के गोदाम भरे पड़े, लेकिन हमने केमिकल डाल के मिट्टी के अंदर, समझ कुछ समय के लिए अपनी जरूरत तो पूरा कर ली,
लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए इस तरह का विकास हम सशक्त विकास नहीं कह सकते, बिल्कुल भी। समस्याएं खड़ी कर ली हमने। बात समझ में आया बात ये? तो आप इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील हुए? ठीक। ये तीनों बात बताओ, समझ में आई नहीं? और कुछ याद करो ना करो, इन तीनों के बारे में जरूर याद कर लो। समझ में आई बात है? पोटेशियम का काम समझ में आया? रोग से, और रोग जितने भी रोग होंगे मिट्टी के अंदर सब भगा देगा। दूसरा, प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा कर लगा। जैसे मैंने तुम बताया कछुआ छाप यूज करके ना मच्छर पर घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। कह रहा अब जला अब देखो तो क्या करेगा, कितना कुछ होना खोल, अब जाएगा बेरोजा मच्छर, उस पर घंटा ही फर्क नहीं पड़ता मच्छर पे। क्यों? कि उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी उसके अंदर। अब समझ में आया बात? या ढेटा होगा वो। अब घर जाकर तुम मच्छर देखो ना, तुम सारी बातें याद आएंगी। इनकी कनेक्टिविटी ऐसी ऐसी जगह तो तेज हो जा, जो पढ़ाई में वहां की कनेक्टिविटी कमजोर पड़ जा। दूसरा कैल्शियम, चौथे नंबर पर कैल्शियम भी देख लो। कैल्शियम कोशिका की संरचना और विभाजन। कोशिका की संरचना, कोशिका बनेगी कैसे और वो कैसे विभाजित होती चली जाएगी, ये भी काम कैल्शियम का हो। ये मिट्टी के अंदर पाएगा। पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होगा ना, उसके अंदर कोशिका होगी, क्योंकि पौधों के अंदर जो कोशिका हो वो अलग हो और जंतु हो उनके अंदर कोशिका अलग हो। पढ़ ली हो क्या तुम ना? पढ़े नहीं क्या? तो जो पौधे के अंदर जो कोशिका होगी ना, उसकी बनावट इस बात पर निर्भर कर देगी, कैल्शियम पर। समझ में आया बात? या ठीक। अब सल्फर प्रोटीन तेल का संश्लेषण में सहायक होगा। नीचे को खुद पढ़ लेना है। समझ नहीं बात? मैं एक बार मोटे मोटे बता दूं, मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मेरे लिए यहाँ तक काम किए थे, छोटा में कुछ भी, लेकिन बता रहा हूँ सारे तत्व मिट्टी के अंदर पाए जा। हो सकता है एक सवाल यही पूछ लो, कौन सा तत्व मिट्टी के अंदर नहीं पाया जाता? ये सारे पाए जा। कार्बन नहीं है, देख लो मिट्टी के अंदर है तो नहीं कार्बन। समझ बात है? ठीक। लेकिन कार्बनिक पदार्थ पाए जा, कार्बन तत्व नहीं है, कार्बनिक पदार्थ भी लगा। अभी यहाँ देख लो कौन कौन से पोषक तत्व की बात चल रही है। पोषक तत्व, मिट्टी को पोषक तत्व कौन से पदार्थ करते? मैग्नीशियम होगा, पौधे में लोहे के अवशेष में सहायक होगा, क्लोरोफिल में मुख्य तत्व होगा। सब लिख रखे हैं, पढ़ने को दिक्कत नहीं है। आयरन सब्सटेंस और क्लोरोफिल को उत्पादन। क्लोरोफिल जानते हो? क्लोरोफिल वह प्रक्रिया हो जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जो हरे पौधे ना अपना भोजन तैयार करते हैं, उसकी जगह बोलते हैं क्लोरोफिल। मोलिब्डेनम हुआ, दलों के जो दलहन पौधे होंगे उन्होंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। कोबाल्ट हुआ, कोबाल्ट भी ये काम करेगा। B12 निर्माण, विटामिन का काम करेगा। सोडियम हुआ, ये सूखा प्रतिरोधक, जहाँ सूखा पड़ेगा ना उस मिट्टी में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा। जिंक हुआ, एंजाइम सक्रियता। लेकिन ऊपर के चार जरूर याद कर लेने, वो तो मैंने तुम समझा दिया, उनते तुम्हारा काम चल जाएगा। समझ की बात? या बहुत सारा नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं बहुत सारा। मैंने देख लिखते सारा दिया, 200 से ज़्यादा पढ़ना। क्या कहा? इससे पहले बताया क्या कहा? पढ़ना ही ज़्यादा, पढ़ना ही नहीं, लेकिन 200 ज़्यादा पढ़ना। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या हो। जो पृथ्वी हो ना, इधर देख लो, जो पृथ्वी हो, जो पृथ्वी के अनुप्रस्थ कांटा, यानी इसका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, पूरी पृथ्वी गोल है इस तरह करके, उसके अंदर ना मिट्टी के अलग अलग स्तर पाए जा। मिट्टी के अंदर अलग अलग स्तर पाए जाएंगे। ऊपर अलग मिट्टी होगी, नीचे अलग मिट्टी होगी, उससे नीचे अलग मिट्टी होगी। और मिट्टी ना धीरे धीरे, जैसे पर्वतीय मिट्टी अभी वह परिपक्व अवस्था में नहीं आई। जो भी मिट्टी परिपक्व अवस्था में आ गई ना, वह पृथ्वी के ऊपर आ चुकी होगी। वह कैसे आ गई? उससे टूट कर जैसे नीचे गिरेगी वह। समझ बात? या अभी वह शिशु अवस्था में मिट्टी। समझ बात? तो मिट्टी के अंदर ना अनेक प्रकार की परतें पाई जाती है, संस्तर पाए जाते हैं, संस्तर, जिन्हें स्तर भी कहते हैं। समझ में आई बात? या इसे मृदा परिच्छेदिका के नाम से जानते हैं। मृदा परिच्छेदिका अलग अलग किताबों में नाम मिलेगा मैंने, OABC, कुछ किताबों में ABCD, कुछ किताबों में O के भी 2 भाग है, A के भी। जरूरत नहीं है इतना पढ़ना ही नहीं, बस 200 ज़्यादा पढ़ना। समझ में आई बात? जो सबसे ऊपरी परत होगी ना, वह काम की तुम्हारी, क्योंकि जो सबसे ऊपरी परत होगी मिट्टी की, वह ना मिट्टी के जो पौधे होंगे उनके वह सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। मिट्टी जो सबसे ऊपरी परत होगी, जिसे हम O कहा, A, B और C, सबसे ऊपरी परत होगी ना, जो सबसे ऊपरी परत होगी वह सबसे अधिक उपजाऊ होनी चाहिए। सबसे अधिक उपजाऊ होगी वह, होनी चाहिए, चाहे होगी वह। जो पौधे ना अपनी जड़ें उसी मिट्टी में जमाते हैं। समझेगा? जो मृदा परिच्छेदिका क्या है? जो मिट्टी हो ना, मिट्टी में अलग जगह अलग अलग परत पाई जाती है, बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। याद रहेगी बात है? सबसे ऊपर की जो मिट्टी होगी, जो मिट्टी परिपक्व अवस्था में हो चुकी होगी, उसके अंदर ह्यूमस और जैविक सामग्री की प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। आया समझ में? और जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस बढ़िया मात्रा में हो ना, उस अच्छी मिट्टी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है।
और जो बताओ ह्यूमस पर्वतीय मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, उसे हम अच्छी मिट्टी मान के चलते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो मिट्टी के अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। ये मृदा परिच्छेदिका थी। कोई दिक्कत? सवाल नहीं पूछे जाना, घबराओ नहीं, डिस्कस कर दिया मैंने। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? इसके बाद हम क्लास नंबर कौन सा करेंगे? 55। कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो, जो तुम्हें नहीं दिख रहा तो लिख सको, नीचे का दिखने आता तो लिख सको। समझ में बात? या लिख लो, फिर हम इसके बाद अगली क्लास से ले रही अभी।